हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मधुर वर्मा। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमें किस प्रेफरेंस के साथ बायोलॉजी के यूनिट्स को कवर करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार पूरा देख लें, काम आएगी आपकी। उसमें सारी जो है हमारी मतलब किस तरीके से हम किस चैप्टर को कवर करें, किस तरीके से हम किस सब्जेक्ट को टैकल करें, वो सब कुछ दिया हुआ है। तो आज हम उसी के हिसाब से सेल चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, हर जगह आपको काम आएगा। सबसे पहले हमें इसके अंदर पढ़ना है व्हाट इज सेल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका क्या क्या है देखें। सबसे पहले आपको एक ये जो दिया हुआ है ना, हमारे में साइंटिस्ट दिए हुए हैं हर यूनिट से पहले, ये भी आपको जरूर कवर अप करना है। इसमें से जो जो लाइन मैं बताऊंगा आपको वो याद रखनी है, एक बार आप रीडिंग पूरे की कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से 2022 में ही आया था। तो आप देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, GN रामाचंद्रन ने जो है हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर दिया था, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आता है। तो इसको आपको इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखना है। बाकी आप रीड पूरा कर लेना, उसमें आपको नॉलेज मतलब याद रखने की कोई चीज़ नहीं है, बस आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि मैंने एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। When you look around you, you see both living and non-living things, and you have must wonder and ask yourself what is makes an organism living and what is the intermittent thing does the living। इसमें उन्होंने बोला है इस वाले पैराग्राफ में कि जब आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं, तो लिविंग या नॉन लिविंग। तो अब हमारे को साइंटिफिकली ये चीज़ देखनी है कि किस चीज़ को हम लिविंग कह सकते हैं और किस चीज़ को हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसको लिविंग बनाती है, या ऐसी क्या चीज़ नहीं है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस वजह से हम उसे लिविंग नहीं कह सकते। तो इसका आंसर सीधा सा एक है, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि सेल है, वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिस ऑर्गेनिज्म में सेल होगा वो लिविंग, जिस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं होगा वो नॉन लिविंग। सीधी सी बात है। आगे हम चलते हैं। इसमें अगली 3 लाइन में आपका ये लिखा हुआ है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही बने होते हैं। कुछ जो है वो सिंगल सेलुलर होते हैं जिसमें एक सेल ही प्रेजेंट होता है, तो उसे हम यूनिसेलुलर कह देते हैं। और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये लाइन आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, आपको काम ही आएगी। मैंने सिर्फ उतना ही बाहर का लिखवाऊंगा जितना बहुत ज़रूरी हो। तो मल्टी सेलुलरिटी जो होती है वो एनिमलिया किंगडम का जो है फीचर है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। पोरीफेरा हो, सिलोटेटा, पोरीफेरा से लेके और आपका लास्ट कोडेट तक सब मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है। ठीक है, जो भी मतलब एक ऐसी चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए हमारे एनवायरनमेंट में, और जो लाइफ फॉर्म के लिए जरूरी चीजें हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सब कुछ वो अकेले कर ले, उसे हम सेल कह देते हैं। ये आपको समझ आ गया। कोई भी चीज, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज जो है सेल से कम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबको हम अलग रख दें एनवायरनमेंट में, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, इन्हें हम लिविंग नहीं कह सकते। ये सारे के सारे प्रोसेस नहीं कर सकते जो लाइफ में चाहिए। इसलिए हम सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कह देते हैं। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और फंक्शनल इसलिए क्योंकि फंक्शन भी वही क्रिएट करवाता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वेंशन किसने की, किन किन साइंटिस्ट ने। एंटनी वॉन लीवेनहुक ने जो है सबसे पहले लिविंग सेल देखा और उसके बारे में हमें बताया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बाद हमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी करके दी। इसमें आप एक चीज और जोड़ लेना कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया और रॉबर्ट हुक ने हमारे को फर्स्ट सेल बताया। इन्होंने नॉन लिविंग सेल था वो, कॉर्क सेल के बारे में बताया था, पर एंटनी वॉन लीवेनहुक ने लिविंग के बारे में बताया। तो यहाँ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा मतलब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। अगर लिविंग पूछ गया तो आपको लीवेनहुक आंसर होगा उसका, और अगर नॉन लिविंग या फर्स्ट सेल बोला, खाली लिविंग नहीं उन्होंने बोला, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारे पास क्या है। अगला टॉपिक है जी सेल थ्योरी। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, सेल थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हमारे पास क्या है कि इन 1838
Matthias Skelden, a German botanist, examined a number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of plant. 1838 में जो है मैथियस स्केल्डन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इसको आपको याद रखना है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, एग्जामाइन किया बहुत सारे प्लांट को और देखा कि प्लांट जो है वो अलग अलग काइंड के सेल से बने हुए होते हैं जो उनमें टिश्यू क्रिएट करता है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक और जो हमारे साइंटिस्ट थे, स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किए डिफरेंट एनिमल्स और रिपोर्ट किया कि जो सेल होता है उसकी एक आउटर थिन लेयर होती है जिसे हम आज की डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन्होंने ये भी कंक्लूड किया अपनी स्टडी से कि जो टिश्यू दैट प्रेजेंट इन द सेल वॉल इज यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल जो है वो यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल का, ये बात इन्होंने एक और डिस्कवर करी। और स्वान ने ही प्रपोज किया था हाइपोथेसिस कि एनिमल्स एंड प्लांट सेल जो है वो कंपोज्ड होते हैं सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। यहाँ से मैं आपको एक बार क्लियरली समझा देता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बनता है। आप देखें, अभी आपको मैं बता देता हूँ, जो स्क्लेडेन थे, स्क्लेडेन, शायद स्क्लेडेन ही कहते हैं इनको, इतनी प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छी है मेरी, एक सेकंड, ठीक है। स्क्लेडेन हमारे पास ये रहा, स्क्लेडेन थे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे को जो पहले पेज पे दिया हुआ है इतना बताया। एक तो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये आपको याद रखना, और सिर्फ इन्होंने बताया कि जो सारे प्लांट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से जो है कंपोज होते हैं। बस इन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया था प्लांट वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट स्वान ने दी थी। किसने दी थी? स्वान ने दी थी, ठीक है। एक उन्होंने, जैसे सेल होता है तो उसके आउटर लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये वाली दी थी, ठीक है। और दूसरी उन्होंने दी थी कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ हमारे प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। और तीसरी उन्होंने हमारे को क्या दी थी, जो कंक्लूजन थी वो ये दी थी कि जो सारे एनिमल्स और प्लांट हैं वो कंपोज होते हैं किससे? सेल से, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखने वाली चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से आप याद रखेंगे तो आपको काम आएगा और आगे दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत होने का चांस पूरी तरीके से बनेगा, पूरी तरीके से यहाँ से आपको क्वेश्चन में घुमा देंगे और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अब हम देखते हैं कि स्क्लेडेन और सोचबॉर्न ने मिलके सेल थ्योरी, आपको लग रहा होगा कि उसने तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दी, बाकी तीन इसने, पर जो हमारी एनसीईआरटी ने बोले कि स्केल्डिन और सोचबॉर्न दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी। फिर जो रुडोल्फ विर्चू थे, इन्होंने हमारे को एक लाइन दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, तो इसको मिला के हम सेल थ्योरी के अंदर उस दोनों को मिला के हम क्या देते हैं? सेल डॉक्ट्रेट। क्या कह देते हैं? सेल डॉक्ट्रेट, ठीक है। मतलब सेल थ्योरी प्लस रुडोल्फ विर्चू ने जो हमें बोला, इसको हम सब दोनों को मिला के कह देते हैं सेल डॉक्ट्रेट, ठीक है। क्या कह देते हैं? सेल डॉक्ट्रेट। इसको आप मतलब एक्स्ट्रा है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी कोई ज़्यादा खास जरूरत नहीं है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला इसे जरूर याद रखना, यहाँ से पूछ लेगा कई बार आपसे क्वेश्चन। तो हमने कंक्लूजन क्या है, हमने पढ़ा क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये पहली लाइन है हमारी सेल थ्योरी की, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमारी दूसरी कंक्लूजन है, ठीक है। ये आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि एक ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब सेल के बारे में हम कितना, मतलब हमें पढ़ना है कि सेल क्या होता है, ठीक है। ओवरव्यू देखते हैं उसका। तो यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पी और एन ह्यूमन चीक सेल्स इन माइक्रोस्कोप एंड रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर द ओनियन डिस्टिंक्ट सेल वॉल बाउंड्रीज
यहाँ तक आपका क्या दिया हुआ है, 4th लाइन तक इसमें दिया हुआ है जैसे हमने अपनी छोटी क्लासों में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उसके अंदर हमने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ओनियन का सेल या ह्यूमन का चीक सेल जो है उसको हमने ऑब्जर्व किया था और उसके स्ट्रक्चर को देखा था। तो हमने ये देखा था कि ओनियन का सेल, क्योंकि वो एक प्लांट सेल है, तो उसके अंदर सेल वॉल हमें आउटर बाउंड्री, सबसे ज़्यादा जो आउटर बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, 2 पॉइंट है। प्लांट सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जब हम एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगी ये बात। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यही बात यहाँ तक है। इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर जो है आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर होता है जो डेंस होता है एकदम, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल रखता है अपने अंदर, इसलिए हम उसे हेरिडिटरी प्रोडक्ट कहते हैं, मतलब वो हेरिडिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, हाँ यहाँ पे क्या है, जिस सेल का जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें है वो क्या हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल, जिसमें नहीं है वो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, पर दोनों ही प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। दोनों के अंदर जो खाली जगह होती है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से भरी हुई होती है, जिसे हम क्या देते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिया होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जहाँ पे कि सेलुलर एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी एक सेल करता है वो सारी उसके अंदर होती हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो कहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज सारी होती हैं, वो है साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट एंड कीप द सेल लिविंग। सारी की सारी जो लगभग केमिकल रिएक्शन होती है ज़्यादातर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ख़त्म होती है, और वही एक ऐसी जगह है या वही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो कि एक सेल को लिविंग रखता है। न्यूक्लियस को छोड़ दें, न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होते हैं जिसके अंदर की हमारी आउटर बाउंड्री होती है। इन सब की ही आउटर बाउंड्री होती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस की भी आउटर बाउंड्री होती है, और ऐसे और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसकी आउटर बाउंड्री हो। पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसी ऑर्गेनेली नहीं होती जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन हो। ये आपको याद रखना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ना उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, ना गोल्गी बॉडी होता। ये हम आगे देखेंगे क्योंकि उनका काम कौन करता है उनमें। पर आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसी कोई ऑर्गेनेली नहीं होती जिसके अंदर मेम्ब्रेन हो। राइबोसोम्स एक ऐसी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में हमें मिलती है। जो राइबोसोम है वो हमें सेल के अंदर तो मिलता ही है, पर कई ऑर्गेनेलीज भी हैं जिसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ही हम इसको यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पर आप लिख लें ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी ये मिलता है। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। एनिमल सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, वो है सेंट्रोसोम। क्या है वो? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये याद रखना, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम ये थोड़े कंफ्यूज करेंगे, मैं लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, पर अभी आप देखें सेंट्रोसोम वो भी एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है जो सेल डिवीजन में काम करता है। आगे हम देखते हैं जो सेल्स होते हैं वो साइज, शेप और एक्टिविटी में बहुत डिफर करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट है सबसे, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो फिर आगे हमारे को अगले पेज पे हमारे को बैक्टीरिया की भी दी हुई है। लार्जेस्ट हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एक सेल। ठीक है, और हमारे को यहाँ पे ह्यूमन की ब्लड सेल की भी जो डायामीटर है वो दिया हुआ है 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट कौन सा है? नर्व सेल है। लार्जेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एक सेल है। द सेल्स आर
शेप में भी अलग अलग होते हैं, किसी की डिस्क लाइक शेप होती है, किसी की पॉलीगोनल, किसी की कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक। तो शेप भी अलग अलग होती है और साइज भी अलग अलग होते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इसमें से याद क्या क्या करना है। एक तो आप सबसे पहले इसमें सबसे छोटे सेल की लेंथ याद करेंगे माइकोप्लाज्म की, जो कि होती है 0.3 माइक्रोमीटर। आप साथ साथ याद करेंगे तो आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग सेल जो है वो सबसे बड़ा है। लॉन्गेस्ट है नर्व सेल जो है हमारा। ह्यूमन का जो है सेल होता है, जो आरबीसी ह्यूमन का, उसका जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर होता है। मैं एक बार आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये हमारा ह्यूमन का मैमल्स का आरबीसी है। ये अलग मैमल्स मतलब अलग एनिमल्स में भी पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है, पर हमारा बाइकॉनकेव होता है। ये डब्ल्यूबीसी है, एमीबॉइड जिन्हें कह देते हैं, एमीबॉइड शेप। ये कॉल्यूमनार, ये हमारा नर्व सेल, ये ट्रैकॉइड, और ये हमारा मीजोफिल सेल है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक हमारा देखते हैं। हमने अभी तक कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमने ये कवर कर लिया कि व्हाट इज सेल। ठीक है, व्हाट इज सेल हमने कवर कर लिया। और उसके व्हाट इज सेल कवर हो गया, सेल थ्योरी कवर हो गई, एन ओवरव्यू ऑफ सेल हो गया। और अब हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी भी आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो छोटा अब आगे पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमने अभी पीछे एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी पढ़ी कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल है जो जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ठीक है, द प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो रिप्रेजेंट मतलब कौन कौन से सेल प्रोकैरियोट्स में आते हैं? बैक्टीरिया वाला, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स या इनमें आते हैं। ये जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इसी की वजह से ये बहुत जल्दी अपनी रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत धीरे होती है कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें भी अलग अलग शेप के आपको और साइज के सेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि 4 बेसिक टाइप के बैक्टीरिया हमारे को यहाँ दिए हुए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको याद करना है एज इट इज कि बैचिलस लाइक रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पिरिलियम स्पाइरिला। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल ये अलग अलग नाम दिए हुए हैं अलग अलग शेप के हिसाब से बैक्टीरियाओं को। ठीक है, the organization of prokaryotic cells is fundamentally similar even through prokaryote exhibit a जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो लगभग सिमिलर होती है, चाहे उनका शेप और साइज कितना भी चेंज क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मैं नीचे कर लेता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल जरूर होती है, सिर्फ एक को छोड़ के, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विच डू नॉट हैव सेल वॉल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ये माइकोप्लाज्मा का कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी नीट में इससे बाहर नहीं आएगा, ये लाइन याद रखना। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विच हैव नो सेल वॉल एंड कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज, वही है जो फ्लूइड मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा था, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स हम साइटोप्लाज्मा कह देते हैं। हाँ, इसमें डिफाइंड कोई न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं होती, हमने पढ़ा था ये भी। जेनेटिक मटेरियल जो होता है ज़्यादातर वो नेक्ड होता है, मतलब कि वो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो इसलिए हम उसे नेक्ड कह देते हैं। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर कर देना चाहूंगा, एक सेकंड। हाँ, देखें, प्लाज्मिड एंड प्लास्टिड, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्लास्टिड, ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्लाज्मिड जो है वो डबल हैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे कि आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? देखो, मैंने जैसे रखा था मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें एम आता है,
प्लाज्मिड में एम आता है, प्लास्टिड में एम नहीं है। तो एम को हम नीचे से भी ऐसे कर देंगे तो डबल स्टैंडर्ड हो गया और कुछ सर्कल टाइप भी हो गया। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये प्लाज्मिड होता है और ये प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो इसमें उनके जो न्यूक्लियस या डीएनए के अलावा भी हमारे पास प्लाज्मिड होता है जो इसके मतलब हेरिडेटरी को हेल्प करता है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिलती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। जो प्लाज्मिड होता है वो कई तरीके की फिनोटिपिक करेक्टर जो है बैक्टीरिया को उसको डिसाइड करता है, जिसमें से कि एक हमारे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ठीक है, हाय आप आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोट्स के अंदर मिलती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती। कोई भी ऑर्गेनली यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर सेम नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। ये आपको याद रखना है, राइबोसोम को छोड़ के कोई ऐसी ऑर्गेनली या कोई ऐसा सामान नहीं है या कोई ऐसी थिंग नहीं है जो दोनों के अंदर सेम होती हो। ऑर्गेनली कोई नहीं होती सेम उसके अंदर। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, आ specialized differentiation form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryote. They are essentially unfolding of cell membrane. यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है यूनिक करेक्टर एक होता है जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन्स। ठीक है, इंक्लूजन्स मतलब कि क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इंक्लूजन्स का मतलब होता है जैसे ये सेल है, ठीक है, ये आपका सीलिया, फ्लैजिला, पिलाई, इन सबको इंक्लूजन्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, मतलब कि जैसे थ्रेड लाइक मटेरियल आपका कुछ बाहर निकल रहा होगा सेल से, उन्हें हम इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप आगे एक मीजोजोम के बारे में दिया हुआ है। मीजोजोम क्या होता है, जैसे आपका ये एक सेल है तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन फोल्डिंग्स बना लेती है सेल के अंदर ही, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ घूम जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं, ये समझाने के लिए है, कोई इतना नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं है, बस मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है, उसे हम मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ वो दिए हुए हैं, डाटा है, ये फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद कर लेना है। आ जाता है कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन की वायरस की वो बताओ, आप अपनी बिल्कुल याद करना है इन चारों को। ठीक है, अगला हम देखते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have the chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bound layer called glycocalyx, followed by cell wall and then plasma membrane. Although each layer of the envelope perform distinct function that acts as अच्छा देखिए यहाँ तक जो 5th लाइन में यूनिट तक लिखा है, यहाँ तक मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इन्होंने यहाँ तक क्या बोला है कि ये हमारा एक सेल है, आप मान लीजिए। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, जो भी है समथिंग वो बाद में हम देखेंगे। अभी ये न्यूक्लियस इसका हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो आउटर लेयर है, जो हमारी आउटर लेयर है वो हमारे को बताई गई है इसके अंदर कौन कौन सी होती है। तो अभी हम देख लेते हैं उनको। आउटर लेयर देखो, सबसे बाहर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ग्लाइको वो हमारी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। और उसके बाद ये यहाँ पे आपकी 3 लेयर प्रेजेंट होती है, ये आउटर हो गई ग्लाइकोकैलिक्स, फिर ये हो गई आपकी सेल वॉल, और फिर ये आपकी हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे होता है इसके अंदर। और उसके बाद आपको ये याद रखना, यहाँ तक इसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, और ईच लेयर का जो है अलग अलग काम होता है, पर इकट्ठे मिलके सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। बैक्टीरिया को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 2 तरीके से डिवाइड करते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर के बेस पे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टेनिंग के बेस पे कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखें आप, स्टेनिंग का मतलब होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक हो गया हमारा ग्राम नेगेटिव। तो स्टेनिंग में आपको बताता हूँ क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव जो है आपका वो स्टेनिंग में कलर दे देगा, आपको पर्पल दे देगा, आयोडीन डालते हैं इसके अंदर और 30% इथाइल अल्कोहल से उसको
हम प्रेसिपिटेट कराते हैं, धोते हैं, मतलब तो वो कलर आपको इसके अंदर आ जाता है आयोडीन का। तो ये ग्राम पॉजिटिव कह देते हैं इसलिए हम उसको, और इसमें नहीं आता इसलिए हम उसको ग्राम नेगेटिव कह देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब हम आगे देखते हैं, हमने क्या देख लिया अभी तक, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोगैलिक्स को हम किस तरीके से बांटते हैं। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप एनसीईआरटी में से रीड कर लेना। अगर स्मूथ लेयरिंग हुई, बिल्कुल स्मूथ, क्या हुई, स्मूथ लेयरिंग हुई, और थिक और टफ हुई, तो इसे हम कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं, कैप्सूल। और अगर लूज हुई तो उसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, इसे याद रखने का तरीका क्या है, एस से स्मूथ, एस से स्लाइम लेयर, और थिक और कैप्सूल का आप कैसे रख सकते हैं, जैसे जो दवाई का कैप्सूल हम खाते हैं वो थिक होता है, तो उसको हम ऐसे थिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हमें दिया हुआ है जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, सेल वॉल जो आपकी होती है वो आपकी सेल की शेप को डिटरमाइन करती है। ठीक है, क्या करती है, सेल की शेप को डिटरमाइन करती है। और जो सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है, सेल मेम्ब्रेन आपकी होती है, वो आपकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब आपका क्या हो गया कि जो चीजें अंदर जाएंगी सेल के या बाहर आएंगी वो उसको डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये आपका सेल वॉल का और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। इंडिविजुअल फंक्शन क्या होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। आगे आप, ठीक है, आगे हम रीड करते हैं, वो आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला पैराग्राफ में हमें दिया हुआ है मीजोजोम। मीजोजोम अभी मैंने आपको पीछे बताया था, एक्सटेंशन होती है सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की, इनसाइड द सेल। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि जो एक्सटेंशन होती है ये फॉर्म ऑफ वेसिकल्स हो सकती है, ट्यूब्यूल्स हो सकती है, और लैमिनल हो सकती है। काम क्या क्या करता है मीजोजोम, मीजोजोम क्या करता है, हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करना है इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, दे आर आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। देखो आप, सीधी सी बात है, कोई भी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर जब कोई सीधी चीज है तो उसका सरफेस एरिया कम है, भाई इसी को मैं ऐसे ऐसे, ऐसे कर दूंगा। जैसे क्रिस्टा आएगा भी आगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसमें भी यही होता है, वो भी सरफेस एरिया बढ़ाता है। जब भी कोई चीज जो है कर्ल हो जाएगी या घूम जाएगी या कर्व लेगी तो उसे हम मतलब वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाएगी। ठीक है, आगे देखें, प्रोकैरियोटिक, in some prokaryotic cell like cyanobacteria there are other membrane extension too into the cytoplasm। क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं जो पिगमेंट स्टोर करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, कुछ सेल जो होते हैं बैक्टीरियल सेल वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। मोटाइल का मतलब मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो मूव करेंगे तो उनके अंदर फ्लैजिला होगा, जो नहीं मूव कर सकते उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यहाँ पे हमें तीन चीजें पढ़नी है, फ्लैजिला, फिम्बरी, पिलाई। ठीक है, तो इन तीनों को मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप रीड कर लेना अपनी एनसीईआरटी में से, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, एक होता है बेस, ठीक है, और एक होता है हुक। बेस होता है, हुक होता है, और फिलामेंट होता है। ये बेस होता है, ये हुक होता है, और ये फिलामेंट होता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ये ही सेल वॉल के बाहर आपको सिर्फ दिखेगा। ये बेस तो आपका धस जाएगा उसके अंदर, ठीक है, ऐसे बिल्कुल इंक्लूड हो जाएगा। ये आपको सेल वॉल के बाहर दिखता है। ठीक है, अगला हम पढ़ लेते हैं पिलाई और फिम्ब्रिया, जिनका कि कोई रोल नहीं होता, इन दोनों ही स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। ये आपको याद रखना है कि सिर्फ एक फ्लैजिला ही है जो मोटिलिटी में हेल्प करता है बैक्टीरिया की, बाकी पिलाई और फिम्ब्रिया नहीं करता। ठीक है,
पिलाई जो है वो स्पेशल प्रोटीन से बनता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर। मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ एनसीईआरटी से, पिलाई एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और ये कॉन्जुगेशन या रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में काम करते हैं, ठीक है। फिम्ब्रिया क्या होता है, फिम्ब्रिया एक जैसे ये आपका बैक्टीरिया है और यहाँ पे ऐसे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये होते हैं फिम्ब्रिया। क्या होते हैं ये, फिम्ब्रिया होते हैं। और ये आपको किसी भी चीज़ से बैक्टीरिया को जुड़ने में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ से एडहेरिंग या चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फ्लैजिला, पिलाई और फिम्ब्रिया में फ़र्क बता दिया, ठीक है। अब आप रीड करना एनसीईआरटी से, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे आपको राइबोसोम का साइज दिया हुआ है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, ये आपको याद करना है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ये पोली राइबोसोम जो दिया हुआ है, मैं ये आपको दोनों चीजें भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ ही दे देता हूँ, ठीक है, वो समझने में आसानी रहेगी। राइबोसोम जो होता है दो तरीके के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ आपको 70S मिलेगा, यूकैरियोट्स के अंदर आपको 70S और 80S दोनों मिलते हैं, ठीक है, 80S दोनों मिलते हैं। ये आपके दो सब यूनिट से मिलके बना होता है, 50S प्लस 30S, दो सब यूनिट होती हैं इसमें भी दो सब यूनिट होती हैं आपकी, ठीक है। एक होती है आपकी 60S प्लस 40S, ठीक है, इसमें भी आपकी दो सब यूनिट होती हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है। राइबोसोम हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ कि पोली राइबोसोम क्या होता है। और राइबोसोम का एक मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या कराता है, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस कराता है राइबोसोम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइबोसोम का मेन फंक्शन एक होता है प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है, तो वो राइबोसोम कराता है। अब हम देखते हैं पोली राइबोसोम क्या होता है। जब एक mRNA, ये mRNA है आप मान लो, और इस पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, ये राइबोसोम चिपक गए, ये चिपक गए, ये चिपक गए, तो ये बहुत सारे राइबोसोम चिपक गए, तो इनको हम क्या देते हैं, पोली राइबोसोम। क्या कह देते हैं, पोली राइबोसोम या पोलीजोम और पोलीजोम, ठीक है, समझ आ जाएगा अब आपको। आगे हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडी क्या होता है। यह आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, मतलब इस पार्ट का। अगले पार्ट में फिर इससे आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। इंक्लूजन बॉडी आपका क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। देखो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है सेल के अंदर, भाई देखो फैट भी बचता होगा, वो हर चीज बचती होगी ना, फॉस्फेट सल्फेट सब कुछ बचता होगा सेल के अंदर, फैट तो खैर नहीं होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडी के अंदर इकट्ठा होकर रहता है सेल के अंदर, ठीक है, जैसे ये इंक्लूजन बॉडी हो गई। तो इंक्लूजन बॉडी जो होती है इसमें आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और किस किस तरीके की इंक्लूजन बॉडी है, एग्जाम्पल क्या इंक्लूजन बॉडी के, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल भी होते हैं, जो कि हमारे को ब्लू पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलते हैं, गैस वैक्यूल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन देनी हो जिससे कि मैं आपको और अच्छे से कोई चीज़ समझा पाऊँ तो आप वो मुझे बता सकते हैं, पर मैंने आपको अपनी तरफ से 100% समझाया है यहाँ तक। आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करके देखना, आपको सब कुछ समझ आएगा और याद भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। पर जैसे ही आप ये वीडियो देखें, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि जस्ट उसके 15 या 20 मिनट का ब्रेक लेकर उसके बाद अपनी एनसीईआरटी उस टॉपिक तक जरूर कवर करना जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, जब भी आपको आगे समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो या अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, अभी मैं बायोलॉजी के हर चैप्टर को कवर करूंगा और आई प्रॉमिस यू अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो मैं आपकी एनसीईआरटी में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी से हम 340+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं नीट के अंदर। तो आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।